हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट 2023 को लेकर के क्लासेस जो है स्टार्ट की जाए, तो दोस्तों अब आपको जो ये सीरीज़ है ये कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड मीन्स टॉपिक से रिलेटेड जो अलग से आपकी थियरी की क्लास मैं दूंगी उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसमें चाहे दोस्तों थियरी में मैं आपको बता दूं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हों या फिर यूपी टेट का देने वाले हों या फिर अदर स्टेट कोई भी ले लो, बी टेट ले लो या फिर एमपी टेट ले लो या फिर पी टेट ले लो, किसी भी अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो आपका जो सीडीपी का सिलेबस है ना वो सीटेट या फिर कोई अदर स्टेट का है, वो लगभग सेम है सीडीपी का सिलेबस। तो उस टॉपिक को मैं डिटेल में बताऊंगी, तो उस वीडियो की भी आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो ये आपकी सीरीज़ जो है क्वेश्चन के थ्रू कंटिन्यू चलेगी और इसके बारे में मैं डिटेल आप लोग को यहाँ पे बताती जाऊँगी। जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न लगेगा आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों ये तो आपका सीडीपी का है, बाकी अदर सब्जेक्ट भी अगर आपको चाहिए, चाहे ईवीएस हो या फिर हिंदी हो या फिर मैथ हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और पूरे जोश के साथ दोस्तों अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत किया करिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी अगर आपने सीटेट पिछला जिन लोगों ने दिया होगा उन लोगों ने देखा होगा कि जब सीटेट का जब आपने आवेदन किया था उसके बाद से कितना इशू चल रहा था उस टाइम सेंटर्स को लेकर के, किसी का कुछ मिस्टेक हो जाता है करेक्शन को लेकर के। तो दोस्तों उस टाइम जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको बस 1 महीने का टाइम मिलेगा और उसमें आप लोग अपने फॉर्म को लेकर ही परेशान रहेंगे कि इसमें क्या हो गया, कैसे फिल करना है, क्या करना है। तो आप उसका वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे। आपको तैयारी पहले से करना है ताकि आप बहुत से लोगों से आगे रहें, ठीक है। तो आई होप को आपकी ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है धैर्य और दृढ़ता, बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, डी है पढ़ाने की उत्सुकता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो दोस्तों धैर्य और दृढ़ता, इसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की जो सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके, किसमें, धैर्य और दृढ़ता से, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन बड़ा होता है ना आप लोग उससे बिल्कुल भी मत घबराया करिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन जो क्वेश्चन बड़ा होता है ना वही आसान होता है। आप देख करके जो है घबरा जाते हैं, तो आपको बस पेशेंस रख के आराम से उसको पढ़ना है, उसको समझना है, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। डी है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करिए यहाँ पे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं अभी से करवा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं बता रही हूँ ना ये पैटर्न का ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको ये ना लगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन नया देखा है या पढ़ा है। आप इसी तरह से सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर के घबराएंगे या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन भी दे रही हूँ और आप लोगों को थियरी से रिलेटेड जो अलग वीडियो मैं दे रही हूँ उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड उसको मैं अलग से वीडियो दे रही हूँ, आप वहाँ से भी उसको चाहे नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और क्वेश्चन तो आपका आप लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को देखें, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, ये आपका नहीं होगा दोस्तों। सबसे बेहतर आपको आंसर करना है इसमें।
सी है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना, ये एक आपका होगा ही नहीं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए, भी नहीं होगा। आप ऑप्शन बी जो है दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन पियाजे से रिलेटेड, वाइगोस्की से रिलेटेड आपका जो है एक क्वेश्चन बनता ही है, आप लोगों ने देखा भी होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन जो है प्रारंभ करता है। दोस्तों ये कब प्रारंभ करता है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है और आपकी जो संवेदी प्रेरक अवस्था है ये 0 से 2 होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये 7 से 11 होती है, सॉरी ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपकी 2 से 7 वर्ष होती है और ये मूर्त संक्रियात्मक आपके 7 से 11 है। औपचारिक जो है ये 11 से ऊपर की है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक जो है पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख जो है 5 योग्यताओं का विकास होता है। उनका कहना है संरक्षण का, संख्याबोध का, क्रमानुसार का और वर्गीकरण का और पारस्परिक संबंध की क्षमता का। तो आप चाहे तो इस पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, जैसा कि मैंने बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी है मन का चित्र बनाने से, सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है बोध या फिर समझ बढ़ाने की तकनीक से। दोस्तों मन का मानचित्रण किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आप लोग भी अपने आंसर करिए, जिन लोगों को भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों मन का मानचित्रण जो है का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए, इससे रिलेटेड। ठीक है, जब कोई भी कार्य करना हो या फिर कोई बच्चा जब कार्य कर रहा हो तो उससे रिलेटेड जो मन में एक रूपरेखा होती है वो बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सीखने संबंधी समस्याओं का सबसे बेहतर तरीका आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका दोस्तों महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये आपका नहीं होगा। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। जैसा कि आपसे पूछा है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने से सबसे बेहतर तरीका पूछा है, तो दोस्तों क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के पूर्ण रूप से समझ सकें जो छात्र हैं। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर के छात्र होते हैं वो पूर्ण रूप से उस चीज़ को समझ सकें। उनकी क्षमता के अनुसार जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। दोस्तों यहाँ पे आपका 3 ही ऑप्शन दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है कि मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नहीं है, तो डी भी मैं आपको बता दे रही हूँ। डी ऑप्शन आपका है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसमें पूछा क्या है कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो दोस्तों विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये आपका नहीं होगा। परीक्षा में अच्छे अंक की बात करें ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं।
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये क्वेश्चन आप अभी इससे पहले भी देखे होंगे दोस्तों, तो उसमें से थोड़ा सा चेंज किया है, तो यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग को पहले समझना है। उसमें क्या दिया था कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, और इसमें क्या पूछा है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष उसके ऊपर की जो होती है। बी है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, किस अवस्था में करता है, तो ये ऑप्शन ए जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक अवस्था विकास की जो है ये अंतिम अवस्था है। और मूल रूप से दोस्तों ये अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। और ये जो है बालक जो है उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं और उपयोगिताओं और अन्य बिंदुओं के बारे में जो है सोच सकता है, किसमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करते रहिए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, नहीं, सीखना समृद्ध हो सकता है, इसका आंसर आप लोग करना है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ये भी नहीं होगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया, दोस्तों ये वर्ड ना आपका पॉजिटिव है, जहाँ भी आए तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं और सुनते हैं, इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थियों को समझने में जो है आसानी होगी, सरलता होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। इसमें नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी है अनअधिगम गमक भी सीखने की प्रक्रिया है। डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। जैसा कि आपसे नहीं पूछा गया है, मैंने बताया दोस्तों, जहाँ पे आपका नहीं वर्ड देखिए आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हाँ करके चले आएंगे, क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये आपका करेक्ट है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी आपका करेक्ट है। अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, यानी न सीखना भी सीखने की प्रक्रिया है, ये आपका भी करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये एकमात्र स्थान, ये नेगेटिव वर्ड आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों आपको नहीं ही बताना है, तो ऑप्शन डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ये दोस्तों प्रा नहीं है, ये पा है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन ए है माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दोस्तों 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए आप देख पा रहे हो कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, ये आपका नहीं होगा। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। जैसा कि बच्चा क्या है, ये दृष्टिबाधित है, तो उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से जो है आप समझाएंगे, बताएंगे, तो बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज़ के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप सभी को? आप लोग अपना कमेंट जो है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो जो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा।
उसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो थियोरी की क्लास है आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। आप लोग को अगर थियोरी से मतलब मीन्स डिटेल में अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो आप लोग वहाँ से उस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू जो आपका जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पैटर्न को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, आप लोग अगर ये सारी सीरीज़ करके जब आप एग्ज़ाम में अपने बैठेंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नया दिख रहा है। आप उन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमसे। तो दोस्तों बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ। बाकी जो है थियरी अगर आपको देखनी है दोस्तों, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।